Hello everyone. So now let us continue with the remaining portion, part 4 of Atithi by Rabindranath Tagore. This is in the curriculum of ISC board class 12. तारापदा ने कोई नोटिस नहीं किया नंदीग्राम के बारे में when they passed it. जब नंदीग्राम से उनका बोट वहाँ से गुजरा तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, सॉरी हाँ उसने नोटिस नहीं किया. बड़ा सा बोट, कभी कभी उस बोट का जो सेल्स था वो ऊपर कर दिया जाता था, कभी कभी उसको टो किया जाता था. टो करना मतलब होता है जैसे खींच कर ले जाना सेल को. प्रोसीडेड स्लोली ऑन, कभी कभी उसको ऊपर की तरफ खींच दिया जाता था, कभी नीचे. और बोट जो थी वो धीरे धीरे प्रोसीड कर रही थी, आगे बढ़ते जा रही थी डाउन द रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज. और उस रिवर के जो छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज थी उस पर भी पैसेंजर के जो दिन वगैरह थे वो भी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से गुजर रहे थे, जैसे पानी की धारा, बहती हुई धारा. ईजी पेस में सारे पैसेंजर्स काफ़ी ईजीली पेस में अपनी यात्रा को एंजॉय कर रहे थे थ्रू द पीस एंड ब्यूटी ऑफ द सीन. आस पास में जितने भी नज़ारे थे, पीसफुल नज़ारे, ब्यूटीफुल नज़ारे, सब कुछ देखते हुए. उस बोट पर बैठा हुआ कोई भी आदमी किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी में नहीं था. लंबे लंबे दोपहर का वक्त गुजारा जाता था नहाने में, खाने में. जैसे ही शाम होती थी बोट को फिर किसी न किसी गांव के घाट के पास पार्क कर दिया जाता था. किसी पेड़ से बांध कर, सॉरी पेड़ से बांधने की बात नहीं है, सॉरी, उसको पार्क कर दिया जाता था. और फिर पेड़ों के आसपास बजिंग का आवाज़ आता था, मतलब भिन भिनाने की आवाज़, क्रिकेट की, एग्लो विथ फायरफ्लाइज. क्रिकेट के साथ साथ फायरफ्लाइज भी होते थे जिसे हम लोग जुगनू कहते हैं, ठीक है ना, जो उड़ता है तो लाइट जलता है. आफ्टर अबाउट 10 days, इस तरह का बोट का यात्रा करते करते 10 दिन गुजर गया. अराइव्ड एट कथालिया, 10 दिन के बाद बोट कथालिया पहुंचा. जब कथालिया पहुंचा तो पोनीज़ भेजे गए, पैलेंक्विन भेजे गए. पोनीज़ मतलब घोड़ियाँ, पालकी भेजी गई रिसीव करने के लिए ज़मींदार साहब को. उनके गार्ड ऑफ ऑनर में फायर किया गया, बांस की लाठियों को चलाया गया. फायर्ड राउंड्स ऑफ ब्लैंक्स, ब्लैंक फायर भी किया गया. और जब ब्लैंक फायर किया गया तो जो कौवे थे उस आवाज़ से डर कर भागना शुरू किए, इको करना शुरू किए. जब क्योंकि वो आवाज़ इको हो रहा था ना, जब फायरिंग होगी तो इको होगा, तो कौवे डर जाते थे. वो रॉकसली, रॉकसली का मतलब फटे हुए आवाज़ कौवों की जो होती है, काँव काँव की आवाज़ होती है, बहुत ही अनप्लीजेंट होती है. ऐसी आवाज़ में कौवे चिल्लाना शुरू किए. इसी बीच में तारापदा, अब ये सब कुछ हो ही रहा था, ज़मींदार साहब को पालकी में बैठाना, उनको ले जाना. तब तक तारापदा फट से बोट से उतर कर और गांव में निकल पड़ा. और गांव ढूंढना शुरू, मतलब गांव के अंदर इधर उधर जाना शुरू कर दिया. एक गांव वाले को दादा बोलकर पुकारा, दूसरे को खुरा बोला. खुरा मतलब होता है अंकल, अंकल बोलकर पुकारा, अंकल, काका. तीसरे को दीदी बोला, चौथे को मासी बोला. ठीक है ना, जो जो गांव वाले मिल रहे थे, मेल या फीमेल, बहुत ही जल्दी सबसे दोस्ती बना ले रहा था. बहुत ही प्लीजेंट एटीट्यूड था उसका. उसने फ्रेंडली रिलेशन बना लिया सभी के साथ 2 ही घंटे के अंदर. क्योंकि उसका कोई नॉर्मल टाइज तो था नहीं, किसी के साथ भी बंधन में तो था नहीं वो. ही कुड गेट टू नो पीपल विथ अमेजिंग ईज. किसी को भी बड़े अमेजिंग तरीके से, हैरान कर देने वाले तरीके से, आसानी, मतलब इतनी आसानी से वो दोस्ती बना लेता था कि किसी को भी हैरानी होती थी, इतनी आसानी से कैसे दोस्ती बना सकता है और इतने जल्दी कैसे दोस्ती बना सकता है. विद इन ए फ्यू डेज उसने सभी के दिलों को जीत लिया, गांव के लोगों का. सबके साथ मिक्सअप हो गया, इक्वल टर्म्स, सबके साथ इक्वल टर्म था उसका. अनकन्वेंशनल था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था उसका कि किसी रीति रिवाज से चलने वाला इंसान. नो, अनकन्वेंशनल एटीट्यूड. वो अनकन्वेंशनल था, किसी कानून, किसी नियम को नहीं जानता था, अनकन्वेंशनल था. लेकिन हर सिचुएशन, हर काम को एडेप्ट कर लेता था, मतलब सभी में माहिर था, सब चीज़ में घुल मिल जाता था. लड़कों के साथ लड़का बन जाता था, लेकिन फिर भी सेपरेट रहता था और स्पेशल रहता था. छोटे छोटे लड़कों के साथ मिल जाता था, लड़का बन जाता था, लेकिन फिर भी दिखता था
कि ये किसी से अटैच्ड नहीं है। बूढ़े लोगों के साथ, विद ओल्डर पीपल ही वॉज नॉट ए बॉय, बूढ़ों के साथ ऐसा नहीं था कि बूढ़ा बन जाता था, लेकिन लड़का बन के नहीं रहता था, गंभीर हो जाता था। येट नॉट टू प्रिकॉशियस, बूढ़ों के साथ बैठता था तो बच्चा बन के नहीं बैठता था, ज़रूर थोड़ा सा सयानापन दिखलाता था, लेकिन थोड़ा बंगला में कहते हैं ना एक्स्ट्रा पाकामी नहीं दिखलाता था, मतलब थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं दिखलाने लग जाता था बूढ़ों के साथ। प्रिकॉशियस का मतलब एक्स्ट्रा मैच्योरिटी। विथ हर्डर्स ही वॉज अ हर्डर, खेती बाड़ी में जानवरों को चराने वाले जो लोग होते थे उनके साथ चरवाहा बन जाता था। फिर भी चरवाहों के साथ रह के भी ब्राह्मण वाला अंदाज में रहता था, अपना ब्राह्मण वाला एटीट्यूड नहीं खोता था, हर तरह की चीज़ों में ज्वाइन कर लेता था और हर चीज़ों से यूज टू हो जाता था लाइफ में। वो किसी भी मिठाई की दुकान में जाके बातचीत करने लग जाता था मिठाई दुकान के मालिक से, और वो जो स्वीट मेकर होता था ना, वो अक्सर तारापदों को कहता था कि आप अगर बुरा ना माने तो थोड़ी देर आप मेरा दुकान देखेंगे, मैं अभी आ जाऊँगा। तारापदो उसका मिठाई का दुकान संभालना शुरू कर देता था, एकदम ककड़ी की तरह से ठंडा मिजाज का इंसान। तारापदो वहाँ बैठ जाता था और बैठकर मक्खियों को हाँकता रहता था, कोई भी मक्खी मिठाई पे ना बैठे, एक पत्ता लेकर हाँकने लगता था। स्वीट मीट का मतलब मिठाई। He could even make sweets himself. Tarapodo sat there keeping the flies off the sweet meats with a leaf. He could even, और जब कभी मिठाई दुकान वाला अगर नहीं भी होता था तो वो खुद बैठ करके वहाँ मिठाई बनाने लग जाता था, मिठाई बनाना भी उसको आ गया था। न्यू समथिंग ऑफ वीविंग, बुनाई करना भी आता था। एंड वॉज नॉट कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ हाउ टू टर्न अ पॉटर्स व्हील, और मिट्टी का बर्तन बनाना भी आता था बरखुरदार को, सब कुछ आता था, हर चीज़ में माहिर। तारापदा पूरे गांव में हावी हो गया था, रेंट करने लगा था, हावी हो गया था। एक लड़की सिर्फ थी, सबके दिलों पे राज कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक लड़की थी, चारू शशि, जिसके नफ़रत से वो बच नहीं पा रहा था, अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। शायद इट वॉज बिकॉज दिस गर्ल सो फर्सली विश्ड हिम टू लीव दैट ही स्टेड ऑन सो लॉन्ग, क्योंकि वो शायद जितना ही चाह रही थी कि ये जल्दी से यहाँ से चला जाए, वो उतना ही लंबा वहाँ टिकते जा रहा था, रहते ही जा रहा था। गर्ल सो फर्स्टली विश्ड हिम टू लीव, लड़की चाहती थी कि वो चला जाए, एंड ही स्टेड ऑन सो लॉन्ग, और इतना लंबा वो रह गया। लेकिन चारू शशि अब ऐसा प्रूव करने लगी थी हाउ हार्ड इट इज़ टू फैथम इवन अ जुवेनाइल फीमेल माइंड। अब वो ऐसा शो करने लग गई थी, लोग कहते हैं ना कि औरतों का मिजाज पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, वो क्या सोचती हैं। और यहाँ तो जुवेनाइल फीमेल माइंड है, जुवेनाइल मतलब एक यंग फीमेल, छोटी सी उम्र में जो लड़कियाँ होती हैं उसके दिमाग को पढ़ पाना तो और भी इम्पॉसिबल है, और भी मुश्किल है। अब ऐसा प्रूव करने लग गई थी कि उसके दिमाग को फैथम कर पाना, फैथम करना मतलब अंडरस्टैंड, समझ पाना, नॉट पॉसिबल। क्या चाहती थी वो? कभी तो उसके बॉडी को देख के अट्रैक्ट होती थी जब वो नहाता था, तो कभी उसको चाहती थी कि वो भाग जाए, समझ में नहीं आता था चाहती क्या है। बामुन ठाकुरन्स डॉटर सोनामणि हैड बीन विडोड एट द एज ऑफ 5। ये बामुन ठाकुरन एक लेडी है, नाम सुन के लग रहा है जैसे कि जेंट्स है, लेकिन ये लेडी है। इसकी एक बेटी थी सोनामणि, 5 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, तब बाल विवाह होता था। वो चारू की प्लेमेट थी। अब हम लोग एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं कि चारू के दिमाग को पढ़ना क्यों मुश्किल है, आखिर वो चाहती क्या है। बामुन ठाकुरन की बेटी थोड़े समय के लिए बीमार हुई और वो अपने दोस्त से मिलने नहीं जा पाई। जब वो रिकवर हुई और एक दिन वापस आई किसके पास, चारू शशि के पास, तभी उन दोनों के बीच में मतभेद हो गया एट नो रीज़न। पता नहीं कौन सी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती में दरार पड़ गई। अब देखो कैसे दरार पड़ गई। चारू हैड बीन स्पीकिंग एट लेंथ, चारू जो थी ना वो लगातार तारापदा के बारे में बोले जा रही थी, ठीक है ना, तारापदा की बड़ाई की जा रही थी, हालांकि बड़ाई करती नहीं थी लेकिन उस दिन बड़ाई कर रही थी। अब उसको ये उम्मीद था चारू शशि को कि जब हम ऐसा कुछ बोलेंगे, व्हाट अ प्रीशियस एसेट्स ही वाज टू एस्टॉनिश एंड इंट्रीग हर फ्रेंड। तो वो सोच रही थी कि जब हम ऐसा बोलेंगे तो मेरी फ्रेंड को लगेगा कि मेरे पास कितना प्रीशियस एसेट है, कितना कीमती तोहफ़ा है मेरे पास, जो हर चीज़ जानता है, गाना बजाना, म्यूज़िक, मिठाई बनाना, बर्तन बनाना, भाषा सीखना, नाचना गाना, सब कुछ आता है उसको।
जब ये चारूमणि को बोलेंगे तो वो ज़रूर जलेगी और सोचेगी कि मेरे पास कितना प्रीसियस चीज़ है, ऐसा सोची। वो हैरान हो जाएगी चारूमणि। लेकिन जब बातों बातों में पता चला चारू शशि को कि तारापद को तो अच्छा से जानती है सोनामणि, सोनामणि और तारापदा में पहले से जान पहचान है। तारापद जो था वो बामुन ठाकुरन को मासी बोलता था और सोनामणि उसको दादा बोलती थी, भैया बोलती थी। जब चारू शशि को ये पता चला कि तारापद सोनामणि के मम्मी को और उसकी बेटी को कीर्तन ट्यून भी सुनाता है फ्लूट बजा बजा के, सोनामणि के रिक्वेस्ट पर बांस की बांसुरी भी बनाता है, और ये भी सुनी कि तारापदा सोनामणि के लिए फल ले आता है ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर से तोड़ के, फूल ले आता है कांटेदार झाड़ियों में से। जब ये सब सुनी ना तो एकदम उसके शरीर में आग लग गया, ऐसा लगा जैसे आग ने उसको खंजर चुभा दिया बॉडी में। अब वो सोचने लगी तारापदा को एज देयर तारापदा गार्डेड क्लोजली। वो तो अब तक ये सोचने लगी थी कि तारापदा हम लोगों का है, इतने दिनों से हमारे घर में रह रहा है, हमारा खाना खा रहा है, हमारे पापा उसको लेके आए हैं, तो हमारा हुआ ना। तो ये सोनामणि कैसे उसके पीछे आ गई, कहाँ से आ गई, इसकी मम्मी को कैसे मासी बोलने लगा, और ये दादा बोलती है कैसे उसको। अब वो गार्ड करने लगी थी क्लोजली, ये मेरा है, पॉजिटिव हो गई थी। अब वो ये सोचने लगी थी कि आम आदमी लोग उसको सिर्फ बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको अपना नहीं सकते हैं। अपना मत बोलना कभी, वो लोग उसके ब्यूटी के बारे में बोलो कि भाई बहुत सुंदर लड़का है, बहुत अच्छा है, टैलेंट के बारे में बोलो, दूर से बोलो, दूर से। चारू शशि का फैमिली वुड गेन ग्लोरी देयर बाय, और ऐसा करने से क्या होगा, चारू शशि का फैमिली को ग्लोरी मिलेगा, शान मिलेगा। सोनामणि ऐसे क्यों करेगी, इतना इजी कांटेक्ट कैसे बना लेगी इस लड़के से, सिंगुलर आदमी से, डिवाइनली फेवर्ड, जो लड़का ब्राह्मण लड़का है और जो जिसके ऊपर भगवान का एक आशीर्वाद है, डिवाइनली फेवर्ड, डिवाइन का फेवर किया हुआ लड़का है। अगर चारू का फैमिली उसको कथालिया में नहीं लाया होता तो क्या ये सोनामणि या इसके जैसे और लोग देख पाते उसको, कभी हो पाता। हाउ वुड सोनामणि एवर हैव सीन हिम, कैसे देख पाती सोनामणि उसको। सोनामणि के दादा, सोनामणि के दादा बड़े आए, सोनामणि के दादा पूरा, ये बात सोच सोच के ही वो पूरा जल जा रही थी। दादा, सोनामणि दादा बोलती है, सोच सोच के जल जा रही है। ये वही चारू थी ना जो कि उस लड़के को अपने नफ़रत के तीर से कभी भी चुभा देना चाहती थी। अब वही चारू क्यों, आखिर क्यों उस लड़के को क्लेम करना चाह रही है कि वो पूरी तरह से मेरा है, सोल राइट्स ओवर हिम, अकेले का राइट उसके ऊपर दिखाना चाह रही है कि इकलौता मेरा हक है उस लड़के पे, ऐसा क्यों। बाद में जाके दैट डे चारू हैड अ सीरियस रिफ्ट विथ सोनामणि। उसी दिन जिस दिन सोनामणि के साथ उसका झगड़ा हुआ, बाद में जाकर चारू ने एक सीरियस झगड़ा किया, सीरियस दरार पड़ गया सोनामणि के साथ एक दूसरे ट्राइबल मैटर, छोटे से मैटर पर। वो तारापदा के रूम में गई, वहाँ देखी कि तारापदा का सबसे प्यारा बांसुरी पड़ा हुआ था, बड़ी इनह्यूमन तरीके से, कैलस तरीके से, कैलस मतलब होता है निर्ममता, कोई ममता नहीं, कोई मोह नहीं। उसने उस बांसुरी को ज़मीन पे पटका और उसके ऊपर कूद गई और पैरों से कुचल कुचल कर उसको तोड़ डाला। अभी भी तोड़े जा रही थी, कुचले जा रही थी, टूट गया था फिर भी। जब तारापदा आया तब पर भी तोड़े जा रही थी। तारापदा देख करके अमेज्ड हो गया, हैरान हो गया। वो हैरान हो गया तारापदा ये देख करके उस लड़की का वो रूप जो उस लड़की ने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, अपना रूप जो वो दिखाई थी, डिस्ट्रक्शन का रूप, विनाश का रूप, उसका बांसुरी को पटक पटक के तोड़ रही है, पैरों से कुचल कुचल के तोड़ रही है। ये देख के हैरान हो गया। चारू, वाई आर यू स्मैशिंग माई फ्लूट, उसने पूछा, तुम मेरा फ्लूट क्यों तोड़ रही हो। उसने कहा, क्योंकि मैं तोड़ना चाहती हूँ और मैं इसको तोड़ ही रही हूँ, देखो तोड़ने ही जा रही हूँ। चिल्ला के बोली, शाउटेड, लाल लाल आंखों के साथ, चेहरा तमतमा रहा था गुस्से से, और अननेसेसरी तरीके से पैरों को धम 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 जमीन पे पटकते हुए ऑन दी ऑलरेडी स्मैश्ड फ्लूट, ऑलरेडी जो फ्लूट तोड़ा जा चुका था उसके ऊपर और भी जोर से कुचल रही थी।
और खूब ज़ोर से सिसकियाँ लेते हुए रोते हुए भाग गई कमरे से बाहर। तारापदा ने टूटे हुए बांसुरी के टुकड़ों को उठाया, उसको टर्न देम दिस वे एंड दैट, कभी ऐसे पलट के देख रहा है, कभी ऐसे पलट के देख रहा है, कभी ऐसे देख रहा है। अब वो यूजलेस हो चुका था। टू रिक डिस्ट्रक्शन ऑन हिज ओल्ड, इतना खतरनाक डिस्ट्रक्शन उसके पुराने मासूम फ्लूट के ऊपर दिखाना कितना एब्सर्ड था। और उसके बाद फिर वो हंसने लगा। तारापदा को हंसी आ गई। चारू शशि अट्रैक्टेड हिम मोर एवरी डे। अब चारू शशि के प्रति वो अट्रैक्ट होने लगा था। ये उसका नेचुरल बिहेवियर से, कभी जेलस, कभी गुस्सा, कभी इतना ज़ोर से वायलेंट हो जाना, अब वो थोड़ा अट्रैक्टेड होने लगा था। चारू शशि अट्रैक्ट कर रही थी। इंट्रिग्ड का मतलब अट्रैक्ट करना। एक और चीज़ से अट्रैक्टेड हो रहा था तारापदा, इंग्लिश इलस्ट्रेटेड बुक्स, ऐसी किताबों से जो इंग्लिश में लिखी हुई थी और उसमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी डाले गए थे मोतीलाल बाबू के लाइब्रेरी में। को ये जो बाहर की दुनिया का नॉलेज था, ये काफ़ी अच्छा नॉलेज था, कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज था दुनिया के बारे में। लेकिन वो इस दुनिया में एंट्री नहीं कर पाता था, बाहर की दुनिया में, इन पिक्चर्स के ज़रिए। जब हम लोग कोई पिक्चर्स देखते हैं तो थ्रू दोज पिक्चर्स वी ट्रैवल अक्रॉस एनी कंट्री, वी ट्रैवल टू द फारदेस्ट लैंड्स। लेकिन वो इस इलस्ट्रेटेड पिक्चर्स को देख के दूर दूर तक नहीं जा पाता था। ही ट्राइड टू डू सो इन हिज इमेजिनेशन, कोशिश करता था इमेजिन करने का, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था क्योंकि उसको लैंग्वेज नहीं आता था इंग्लिश का। अब उसका जब इंटरेस्ट देखा मोतीलाल बाबू ने इन किताबों में, तो उन्होंने उससे एक दिन पूछा, क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज? यू विल अंडरस्टैंड दीज पिक्चर्स देन, सीख जाओगे तो तुम्हें ये पिक्चर देख करके समझ में आने लगेगा। उसने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ सर, मैं सीखना चाहता हूँ। मोतीलाल बाबू तुरंत हेडमास्टर को बुलाए, अपने गांव के सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर को, जिनका नाम था राम रतन बाबू, और उनको तुरंत इस काम में एंगेज कर दिया कि आप इनको इंग्लिश सिखा डालिए, इस लड़के को इंग्लिश सिखाइए।